सर अब तो फाइनली शुरू करवाई दो जर्नलाइजिंग की, कैसे करेंगे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जर्नल स्टेटमेंट के अंदर। आपने तो फॉर्मेट भी बता दिया। अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हमने जितनी बातें अभी तक सीख ली जो कि काम आएंगी किसी भी जर्नल एंट्री को पास करते वक्त, उन सभी बातों को समराइज करते हैं जरा फटाफट से, कि जब आप जर्नल करने बैठोगे तो किसी एक ट्रांजैक्शन को आप किस तरीके से पढ़ोगे और क्या क्या स्टेप्स जो है वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, ऑल्दो ये सारी बातें आप अभी तक सीख चुके हो, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, मोटे तौर पे कंपाइल कर रहे हैं स्टेप वाइज, कि पहला स्टेप क्या होगा और ऐसे करते करते आपका लास्ट स्टेप क्या होगा जब आप कहोगे कि नाउ योर जर्नल इज ओवर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सर जो भी हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, उस ट्रांजैक्शंस को देख के आप क्या डिसाइड करोगे, आप क्या एनालाइज करोगे उस ट्रांजैक्शन को देख के। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप रीड करोगे तो आपको यह देखना है कि कौन से वो दो अकाउंट है जो इसके अंदर अफेक्ट होंगे। मिनिमम दो तो होने ही है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम दो तो होने ही है। फिलहाल सिंपल लेके चल रहे हैं कि आपने कोई ट्रांजैक्शन देखा, लेट्स से मैं कहता हूं फिर से वही बिल्डिंग वाली, ठीक है, ये कॉमन लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो लेट्स से आपने ट्रांजैक्शन देखा, मैं एंट्री नहीं लिखता हूं, इसकी ट्रांजैक्शन लिखता हूं, कि आपने एक ट्रांजैक्शन देखी है, राम परचेज्ड बिल्डिंग इन कैश ₹50,000। ठीक है जी, राम ने बिल्डिंग परचेज की है कैश में 50,000 रुपए की, ये आपने ट्रांजैक्शन देखा। तो आपका पहला काम क्या होगा कि इस ट्रांजैक्शन को आप रीड करोगे, एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि इसमें दो ऐसे कौन से अकाउंट है जो आपके अफेक्ट होंगे। तो आपको पता लगेगा, एक तो हो गया आपका बिल्डिंग अकाउंट, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग आपके पास यहां पे आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपका यहां पे रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा और बिल्डिंग आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरा, आपने कैश में खरीदा है, कैश आपका जा रहा है और कैश भी आपका एक रियल अकाउंट का आइटम है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आपको पता लग गया दो ट्रांजैक्शन कौन सा इंपैक्ट हो रहा है यहां पे, एक हो रहा है बिल्डिंग और दूसरा हो रहा है आपका कैश। ठीक है, अमाउंट दिख गया आपको। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, जहां पे आपने दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए जो कि आपको जरूरत है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। अब जब ये स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या देखते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, दो अकाउंट आपको दिख गया। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, आपको ये देखना है कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, मोटे तौर पे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आपने जब प्रीवियस चैप्टर्स को देखा तो आपने देखे थे कि 5 कैटेगरी है मोटे तौर पे। कौन सी 5 कैटेगरी है, आपके पास एसेट्स होंगे, या आपके पास लाइबिलिटी होगी, या प्रोप्राइटर का कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या तो आपका एक्सपेंडिचर होगा। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, और एक बचता है प्रोप्राइटर का कैपिटल, जो कि उसके इंट्रोड्यूस करने से बढ़ता है और उसके विड्रॉ करने से ड्रॉइंग के नाम पे घट जाता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें मोटे तौर पे। तो आपको ये देखना है कि इन पांचों में से क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है किसी भी एक ट्रांजैक्शन के वजह से। ठीक है, अब जब आपने ये देख लिया कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, जैसे कि मैंने यहां पे देखा कि बिल्डिंग आपकी बढ़ रही है, कैश आपका घट रहा है, ये मोटे तौर पे यहां पे पता लग गया ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि जब बिल्डिंग बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, तो हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, किसको हमें डेबिट करने की आवश्यकता है और किसको हमें क्रेडिट करने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे क्या कि बिल्डिंग बढ़ रहा है, आप रूल लगाओगे अपना डेबिट क्रेडिट वाला और आप बोलोगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को आप यहां पे डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपका जा रहा है तो कैश को आपको यहां पे क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ये आपने डेबिट क्रेडिट भी यहां पे डिसाइड कर लिया कि क्या डेबिट साइड में आएगा, क्या आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अब आपको ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया, आपको अब उसको चिपकाना है उस फॉर्मेट के अंदर। जब आप फॉर्मेट को अपने ध्यान में लाओगे तो आपने देखा था जो फॉर्मेट की शुरुआत होती है उसका पहला कॉलम जो है वो किसका है, डेट का। डेट में आप क्या कहते हो, सपोज यहां पे डेट थी, जो ये खरीदा गया था वो खरीदा गया था कब, 10 जनवरी 2025। ठीक है, ये इसकी डेट थी। तो आप क्या करोगे, उस फॉर्मेट के अंदर टॉप पे लिखोगे 2025, उसके नीचे लिखोगे क्या, जनवरी, और उसके नीचे लिखोगे कौन सी तारीख, 10। ये आपका डेट का कॉलम का सबसे पहला पार्ट जो आपने फिल कर लिया, उसके अंदर आपने डेट लिख दिया। किस फॉर्मेट में, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर आपका डेट। ईयर और मंथ आपके कांस्टेंट रहेगा जब तक कि वो बदल नहीं जाते, और डेट आपके आइडली डेट वाइज, डे वाइज आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम कहां आते हैं, इसके बाद आते हो आप, इसके बाद वाला कौन सा डब्बा था, इसके बाद वाला डब्बा था आपका पर्टिकुलर्स का। उस पर्टिकुलर्स के डब्बे में आपको क्या लिखना था, आपने देखा था सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डेबिट का आइटम। सबसे पहले क्या लिखते हो, डेबिट का आइटम। डेबिट का आइटम को किस तरीके से लिखते हो, जैसे कि यहां पे बिल्डिंग आपके पास आ रहा है तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर, बिल्डिंग अकाउंट, और फिर हमने कहा कि थोड़ा सा स्पेस देके हम कैसे लिखते थे, .dr।
ये पुरानी प्रथा है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट आपके फॉर्मेट का पार्ट है, आपको इसको लिख के चलना है आपके एग्जाम के अंदर। तो आपने लिखा डेबिट, ठीक। उसके बाद अब ये डेबिट लिखने के बाद इसका अमाउंट कितना है, बिल्डिंग जो आ रही है वो कितने की आ रही है, 50,000 की आ रही है। तो इसके आगे जो एक डेबिट का कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप कितना लिख दोगे, 50,000, ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा आएगा, अगला स्टेप आएगा आपका क्रेडिट का। क्रेडिट के केस में आप क्या करोगे कि क्या आपका क्रेडिट हो रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट हो रही है, तो आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो आपको पता लगा कि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन के लिए आप थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ते हो, उसके बाद लिखते हो टू, और जो क्रेडिट हो रहा होता है उसको लिखते हो जैसे कि कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। आप आओगे क्रेडिट वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दोगे कितना, 50,000। ये आपका क्रेडिट वाला कॉलम है। उसके बाद में डेबिट कॉलम के बाद जो फिफ्थ कॉलम है वो आपका क्रेडिट का कॉलम है, उसके अंदर आपने लिख दिया 50,000, ठीक है। ये एक काम खत्म हुआ। इसके बाद सर क्या बचता है, इसके बाद बात आती है नरेशन की। हमने क्या डेबिट करना था वो लिख दिया, डेबिट का अमाउंट लिख दिया, क्या क्रेडिट करना था वो लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया, उससे पहले हमने डेट लिख दिया। एक पर्टिकुलर के अंदर एसेंशियल आता है जिसको हम बोलते हैं नरेशन, उसको आप यहां पे लिखोगे, जिसमें आप क्या लिखोगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश। आपने बिल्डिंग परचेज की है कैश में, ये आपने यहां पे क्या लिख दिया, इसका नरेशन, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपकी खत्म हो गई कि आपने डेट वाला काम कर लिया, आपने डेबिट जिसको करना था आपने वो डेबिट का अकाउंट सेलेक्ट किया, उसको आपने पर्टिकुलर्स में लिखा कि क्या आपको अकाउंट डेबिट करना है। उसके बाद आप गए डेबिट के कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में, और उसके अंदर आपने उसका अमाउंट लिख डाला, ठीक है। उसके बाद आप आए क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट की आपने शुरुआत करी है 2 से, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद 2 लिखा, उसके आगे आपने जो अकाउंट क्रेडिट करना था वो अकाउंट लिखा। उसके बाद गए आप क्रेडिट के अमाउंट वाले कॉलम में और उसके अंदर आपने उसका अमाउंट लिख दिया। फिर आप आए नरेशन के अंदर, नरेशन के अंदर आपने जो भी ट्रांजैक्शन थी उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, किसके नीचे, क्रेडिट वाले आइटम के नीचे, क्रेडिट वाले अकाउंट के नीचे, ठीक है। अब जब इतनी बातें हो गई तो आपको यहां पे एक रूल बताया जा रहा है। रूल क्या है कि हमने देखा कि जब हम बिल्डिंग लिखते हैं तो बिल्डिंग के आगे क्या लिखते हो आप, अकाउंट। बिल्डिंग आगे का वर्ड यूज करते हो शॉर्ट में ऐसा अकाउंट, कोई बच्चा कहे कि नहीं जी हम तो पूरा लिखना चाहते हैं तो वो पूरा भी लिख सकता है, पूरा लिखेगा अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप अकाउंट शॉर्ट में लिखना चाहे, फुल में लिखना चाहे, नंबर आपको दोनों में पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने उसके बाद कैश लिखा तो हमने कैश के आगे भी वर्ड लगाया क्या, अकाउंट। तो सर क्या जितने भी हम ऐसे चीजें लिखते हैं सभी के आगे अकाउंट वर्ड लगाते हैं क्या, तो आपको यहां पे रूल क्या बताया जा रहा है कि भैया सभी के आगे आपको अकाउंट वर्ड लगाना है, एक्सेप्ट वो सारे नेचर जो कि पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। मतलब कि अगर आप राम को सपोज पैसे दे रहे हो, राम से आपने कोई पैसे लिए हुए थे, आप राम को पैसे दे रहे हो, या राम आपका क्रेडिटर है उसको आप पैसे दे रहे हो, तो आप क्या अकाउंट में एंट्री करोगे, आप करोगे राम डेबिट टू कैश। सपोज आपने दिए 10,000 रुपए, ठीक है, तो राम डेबिट टू कैश, राम डेबिट होगा, ये आप लिखोगे डेबिट कॉलम में 10,000 रुपए, थोड़ा सा स्पेस दोगे, 2 लगाओगे क्योंकि क्रेडिट करना है कैश, और कैश के आगे आएगा आपका अकाउंट और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 10,000 रुपए। नाउ द पॉइंट इज कि राम के आगे सर अकाउंट नहीं लगाएंगे क्या, तो ऐसा आपको मना किया गया है कि भैया राम के आगे अकाउंट लगाना नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी नहीं है क्या मतलब हुआ सर कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि राम के आगे अकाउंट लगाना है कि नहीं लगाना, बट सर क्या हम चाहे तो लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो। मतलब इट्स योर फ्रीडम, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज, बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट मैंडेटरी ऑन यू दैट यू हैव टू इंपोज दिस अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स टर्म आफ्टर द पर्टिकुलर नेम, ठीक है। तो ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए बताया गया, रीजन बीइंग क्योंकि पर्सनल अकाउंट किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और किसी भी आदमी के आगे ये अकाउंट लगाना जो कि थोड़ा सा सही नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि राम एक इंसान, इंसान को आप अकाउंट नहीं बोल सकते, इंसान का आप खाता बना रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक जनरल परसेप्शन है कि भैया किसी भी पर्सन के आगे अकाउंट वर्ड लगाना थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। अब यहां पे दिक्कत क्या पैदा होती है कि जब आप बड़ी बड़ी एंट्रियां करोगे, खूब सारी एंट्री कर रहे होगे, आप मगन हो जाओगे, बिल्कुल डूब जाओगे जनरल एंट्री के अंदर, तब आपको यह ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। क्यों? क्योंकि तब तक आपको इसकी रूल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने कुछ टाइम तक, कुछ एंट्री तक इनके रूल्स को अप्लाई करना है। उसके बाद ये रूल्स आपके खून में, आपके जहन में बस जाएंगे। आप हर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने से पहले उसके रूल को या उसके क्लासिफिकेशन को ध्यान नहीं करोगे कि कौन सा अकाउंट था, उसके हिसाब से कौन सा रूल लगना चाहिए, ठीक है। तो वैसे में ऐसी चीजें होने की बड़ी चांसेस होती है कि जब हम एंट्री करने जाएं तो हम ध्यान लगा के बैठे कि भैया इसके आगे अकाउंट लगाना है, इसके आगे नहीं लगाना, लगा दिया तो ऐसे करके काट देना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। आप एक स्टैंडर्ड बना लो कि अगर आप इसको ध्यान रख सकते हो तो आप पर्सनल अकाउंट के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगाओगे, और अगर आप इसको ध्यान नहीं रख सकते हो तो आप सभी के आगे अकाउंट वर्ड लगाओ, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है।
मतलब कि कंफ्यूजन नहीं, ऐसा ना हो कि कैश के आगे भी अकाउंट लगाना भूल जाओ किसी गलती की वजह से, तो ऐसी गलती ना हो। इसकी वजह से आपका थंब रूल क्या है कि भैया सभी के आगे अकाउंट वर्ड लगा दो। अकाउंट लगाना इसके आगे नेसेसरी नहीं है, बट अगर लगाओगे तो कोई नंबर नहीं काट लेगा, किसी ने मना नहीं किया, आपको छूट दी जा रही है एक प्रकार की, जो कि पार्शियल छूट है। और इस पार्शियल छूट की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे गलती कर देते हैं और जिसके आगे अकाउंट लगना चाहिए उसके आगे भी नहीं लगा के आते हैं, इस ग्राउंड पे कि सर अकाउंट तो लगाना ही नहीं था। तो इसलिए इस टाइप की गलती आपसे ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। ये एक थंब रूल था, एक आपको क्रक्स या मोटे तौर पे बताया गया। आपको रूल भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या कहता है और उसको आप किस तरीके से अप्लाई करोगे अपने आंसर करते वक्त, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों बात आपको बता दी गई, ठीक है ना। जब आप कोई भी जर्नल एंट्री परफॉर्म करते हो तो अगला स्टेप क्या आता है, आपने जर्नल एंट्री करी, नरेशन तक पहुंच गए, अकाउंट का रूल आप समझ गए। अब सपोज आपने एंट्री करी, लेट्स से मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, यहां पे वेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट किया टू कैश, 5,000 रुपए डेबिट का, 5,000 रुपए क्रेडिट का। अगली एंट्री में कर रहा हूं क्या, अगली मैंने दी सैलरी, तो सैलरी अकाउंट किया मैंने डेबिट और टू अगेन क्या आया कैश, सैलरी दी है मैंने 2,000 रुपए डेबिट की और 2,000 रुपए क्रेडिट किया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया जब एक एंट्री कर लो ना, तो ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है इसके नीचे आपको ऐसे करके अंडरलाइन कर देना है। मतलब कि डेट में अंडरलाइन नहीं करना, लेजर फोलियो में अंडरलाइन नहीं करना, डेबिट के अमाउंट में नहीं करना, क्रेडिट के अमाउंट में अंडरलाइन नहीं करना। इस तरीके से सिर्फ पर्टिकुलर वाला जो कॉलम होगा उसके अंदर आपको ये अंडरलाइन करके चलना है। दूसरा ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। बेसिकली अंडरलाइन करने का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजैक्शन एक अलग थी और ये ट्रांजैक्शन एक डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अंडरलाइन करने का अगेन एक रूल है जो कि आपको ये बता के चलता है कि दो ट्रांजैक्शंस थी उसको सेपरेट कर दिया हमने। अब सर अमाउंट में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक भी है। उसका लॉजिक क्या है कि जब आपने एक जर्नल कंप्लीट कर दी, सपोज आपको 10 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं आपके एग्जाम के अंदर और आपने उस 10 ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर लिया, या एग्जाम को छोड़ दें अगर आपके एक दिन की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक दिन में आपने 10 ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद एट लास्ट जब ये सारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी तो एंड में क्या किया जाता है, किया जाता है इसका टोटल। और टोटल देखा जाता है कि डेबिट और क्रेडिट का मैच है कि नहीं। तो ऑब्वियसली 5 डेबिट 2 क्रेडिट, तो 5 डेबिट और 2 भी डेबिट, तो टोटल हो गया आपका 7 डेबिट, और सेम क्रेडिट में भी सेम ही रहा होगा 5 और 2, तो ये 7 ही आएगा। और इस तरीके से आप बोलते हो ये दिस इज द विनिंग सिचुएशन, जब आप कह सकते हो कि आपका जो जर्नल का टोटल है, जर्नल का भी टोटल है जो कि पूरे एक दिन की समरी को बताता है या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड की समरी को बताता है, तो उसका टोटल यहां पे मैच होना चाहिए, जो को आपको फर्स्ट लेवल की चेकिंग देके चल रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही सही रिकॉर्ड किए हैं, कहीं पे भी गलती नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो हुआ टोटल की। जब हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं उसको अपने बुक्स के अंदर, मतलब अपने रजिस्टर्स के अंदर। अब जब आप रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे तो आपका जरूरी नहीं है कि 10 ट्रांजैक्शन जो है वो एक ही पेज पे आ जाए। अब अगर एक ही पेज पे 10 ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये टोटलिंग जो है वो आपको हर पेज पे लगानी है। मतलब कि 10 ट्रांजैक्शन है, इसको आपको रिकॉर्ड करने में आपके 3 पेज लग गए। अब 3 पेज के बाद अगर टोटल लगाओगे तो हो सकता है कि टोटलिंग में ही गलती हो जाए, क्योंकि आपको बार बार पन्ने पलटने पड़ेंगे। 3 पेज का तो एग्जांपल है, सपोज आपके 100 ट्रांजैक्शन थे, जो ट्रांजैक्शन है वो आपके 30 पेज में हुए हैं। अब जब 30 पेज में वो ट्रांजैक्शन हुए हैं तो 30 पेज का टोटल जब 30th पेज पे जाके लगाओगे तो हो सकता है कि पेज पलटने में ही गलती हो जाए। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट रूल क्या बताया जा रहा है कि हर एक पेज का टोटल हर एक पेज पे लगाना है आपको। मतलब कि इस पेज पे सपोज 2 ट्रांजैक्शन आए तो 2 ट्रांजैक्शन का आप टोटल लगाओगे और टोटल लगा के क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे CF। CF का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो किस पे, नेक्स्ट पेज पे, तो आप CF शॉर्ट में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो पूरा का पूरा कैरिड फॉरवर्ड भी यहां पे लिख सकते हो। मतलब कि ये बैलेंस आपने आगे भेज दिया। जब अगले पेज पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो जो आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर आपका ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये आपका लेजर फोलियो, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका डेट। यहां पे आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे ब्रॉट फॉरवर्ड, शॉर्ट में B/F, ठीक है। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड आप लिख रहे हो, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो पिछले पेज का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, डेबिट का 7,000 रुपए, क्रेडिट का भी 7,000 रुपए, ये आप यहां पे लेके आ गए। अब इसके बाद से आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। यहां पे कुछ आएगा, यहां पे कुछ आएगा, फिर यहां पे कुछ आएगा, फिर यहां पे कुछ आएगा, फिर अगेन जब आप इसका टोटल लगाओगे तो अगेन यहां पे क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड इस पेज पे, और जब नेक्स्ट शीट पे जाएगा तो वहां पे फिर से क्या हो जाएगा, वो ब्रॉड फॉरवर्ड, जितना भी डेबिट का है वो डेबिट में और जितना भी क्रेडिट में है वो क्रेडिट में। तो इससे क्या है, आपका हर एक पेज पे चेकिंग होके चल रही है कि डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर है या
नहीं, और अगर बराबर नहीं होगा तो आप उसी पेज पे उस गलती को ढूंढ के वहीं पे करेक्ट कर दोगे। तो दिस इज द अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग, जिससे आपको यह पता लग जाता है कि आपने कोई गलती की है या गलती नहीं की है, और गलती की है तो वो आपको सेम पेज पर दिख जाएगी। 30, 40, 50, 100 पेज होने के बाद उस गलती को ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है, और वो आपका काफी टाइम वेस्ट करके जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको जर्नलाइजिंग में फॉलो करने होते हैं। बेसिक आपको जर्नल का फॉर्मेट पता लग गया, स्टेप्स पता लग गए थे, बट कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आपने यहां पे सीखा, इस पर्टिकुलर एरिया में सीखा कि क्या क्या छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान देना है, कहां पे आपको लाइन खींचनी है, किसके आगे अकाउंट लगाना है, किसके आगे नहीं लगाना, क्या कॉन्सेप्ट है ब्रॉड फॉरवर्ड का, क्या कॉन्सेप्ट है कैरिड फॉरवर्ड का। उन चीजों को हमने यहां पे समेटते हुए एक जगह पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कोलैबोरेट कर दिया है, एक साथ आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल थिंग जो कि हम थ्योरेटिकली समझ चुके हैं। अब हम इसको जंप लेके आएंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर।